हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रिवीजन करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट का। सीएमए फाइनल लॉ में अकाउंट्स और ऑडिट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये चैप्टर किसी जमाने में इंटरमीडिएट में हुआ करते थे। आज भी कंपनी ऑडिट इंटर में बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब जब आप फाइनल में हैं, यहां भी ऑडिट और अकाउंट्स के प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इनको फास्ट ट्रैक मोड में कंप्लीट करते हैं। अकाउंट्स के सेक्शन आप जानते हैं, सेक्शन 128 से लेकर 138 तक हैं और ऑडिट के सेक्शन 139 से लेकर 148। तो 128 से 138 अकाउंट्स और 139 से 148 तक ऑडिटिंग। ऑलराइट, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 128, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय द कंपनी। आपको ध्यान रखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं। पहला, ये हर कंपनी को बनाने हैं, किसी भी कंपनी को कोई एग्जेम्पशन प्राप्त नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट से। डबल एंट्री सिस्टम हमेशा हमें फॉलो करना होगा। एक्रूअल बेसिस ही हमें फॉलो करना है, इवन फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज। कैश बेसिस इज नॉट एट ऑल अलाउड। रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही अकाउंट्स हमें रखने होते हैं। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से कहीं और आप लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर आरओसी फाइलिंग कर उनको इन्फॉर्म करना होगा दैट वी आर कीपिंग एट सम अदर प्लेस। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही अकाउंट्स बनेंगे, विच इज अप्रैल टू मार्च। कोई दिवाली टू दिवाली, पोंगल टू पोंगल अकाउंट्स नहीं बनाए जा सकते। ब्रांच अपने अकाउंट खुद बनाएगी, चाहे ब्रांच भारतीय हो या फॉरेन। कोई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट अपने यहां पर नहीं है। एवरी ब्रांच विल मेक इट्स ओन अकाउंट, एवरी ब्रांच, राइट। बस ब्रांच क्या करेगी कि अपने समराइज्ड रिटर्न्स अपने हेड ऑफिस यानी रजिस्टर्ड ऑफिस को समय समय पर भेजती रहेगी। अकाउंट्स आप चाहें तो फिजिकल बनाइए, आप चाहें इलेक्ट्रॉनिक बनाइए, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपने अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक बनाए हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स में ये वाले रूल फॉलो करने मैंडेटरी है। दोबारा सुन लीजिए कि अकाउंट्स किसी कंपनी के फिजिकल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे। अकाउंट्स का सर्वर भारत में एक्सेसिबल होना चाहिए। ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल नहीं हो सकता। ओरिजिनल फॉर्मेट में उनको हमेशा बनाकर रखना होगा। ब्रांच में भी ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करना मैंडेटरी है। डिस्प्ले ऐसा होना चाहिए कि वो लेजिबल हो। कंप्यूटर रिसोर्स में स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंटआउट की फैसिलिटी होनी चाहिए। अकाउंट्स का बैकअप सर्वर भी भारत में ही होना चाहिए। डेली बैकअप आपको लेना मैंडेटरी है और अगर आपके अकाउंट्स कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी संभालती है तो उसकी डिटेल आपको आरओसी को इन्फॉर्म करनी ही होगी। अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के नियम समझते हैं। ये वो इंस्पेक्शन नहीं है जो आरओसी करवाता है। आरओसी या सरकारी अधिकारी आकर जब आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन करेगा, ये वो नहीं है। यहां पर है कि डायरेक्टर मान लो देखना चाहता है कि अकाउंट्स में क्या चल रहा है तो वो देख सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सुविधा इज अलाउड ओनली टू द डायरेक्टर, right? It is not available to any of the agent of the director. Exam can give you a question जहां पर डायरेक्टर फाइनेंशियली लिटरेट नहीं होगा। वो कहेगा मेरे को तो भाई अकाउंट्स देखने आते नहीं, मैं किसी एजेंट को अपने यहां भेज देता हूं, अपनी जगह भेज देता हूं। दैट्स नॉट अलाउड, राइट। इंस्पेक्शन केवल बिजनेस आवर्स में होगा। फॉरेन ब्रांच का इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, फॉरेन ब्रांच अपने जो रिटर्न्स रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजती है, डायरेक्टर साहब उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टर अगर चाहते हैं कि फॉरेन ब्रांच का इंस्पेक्शन तो तुम करने नहीं दे रहे, मेरे को कुछ सवाल हैं जो फॉरेन ब्रांच से पूछने हैं, तो डायरेक्टर जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो फॉरेन ब्रांच से मंगाकर हम उसको दे देंगे 15 दिनों के अंदर। जब डायरेक्टर इंस्पेक्शन करने आएंगे तो कंपनी को पूरा कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि डायरेक्टर जब इंस्पेक्शन करेगा तो सिर्फ वो अपनी कंपनी का इंस्पेक्शन कर सकता है, ना कि किसी सब्सिडरी का। होंगी आपकी 100 सब्सिडरीज, बट आप सब्सिडरी का इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। सब्सिडरी का इंस्पेक्शन करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मैंडेटरी है। बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के सब्सिडरी का इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव द प्रिजर्वेशन पीरियड। अकाउंट्स को 8 साल तक
गुड ऑर्डर में संभाल कर रखना है, और वो भी वाउचर्स के साथ। वाउचर समझते हैं ना हम लोग, सपोर्टिंग एविडेंसेस। आप लिख रहे हो मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक बुक्स में, तो मेंटेनेंस की पर्ची कहां है, वाउचर कहां है, बिल कहां है, जो भी है वो भी 8 साल तक संभाल के रखना है। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी केप्ट प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर फॉर 8 years। लेकिन अगर आपकी कंपनी इन्वेस्टिगेशन में चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में चलती हुई कंपनी को अपने जो अकाउंट्स हैं तब तक संभाल कर रखने हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने में कोई भी नॉन कंप्लायंस हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पहला मैनेजिंग डायरेक्टर की, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस की, तीसरा सीएफओ की, और चौथा कोई भी पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज कर रखा हो। एनी अदर पर्सन में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, जैसे आजकल चीफ अकाउंट्स ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होने लगा है इन मेनी कंपनीज। सो डेजिग्नेशन से फर्क नहीं पड़ता, एनीवन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू टेक केयर ऑफ द अकाउंट शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इस पर आधारित क्वेश्चंस दोस्तों ये नीचे लिखे हुए हैं, राइट। इन सवालों को आप देख सकते हैं और इनको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में सोचिए। इतने छोटे सेक्शंस जो मैंने आपको कराया, जितना मैंने समरी में आपको समझाया, उतने से हर क्वेश्चन हो जाएगा। दे आर गिवन विद आंसर्स, ठीक है। सेक्शन 129 लुक्स सिमिलर बट इट्स रियली नॉट सिमिलर, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 128 इज अबाउट जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बस। 129 इज अबाउट P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। फॉर्मेट है शेड्यूल 3 में। कंपनी लॉ का शेड्यूल 3 बताता है कि P&L और बैलेंस शीट किस प्रकार बनाए जाएंगे, लेकिन वो बैंकिंग पर नहीं लगते, इंश्योरेंस पर नहीं लगते, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों पर नहीं लगते, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड विद अ सेपरेट एक्ट पर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंटमेंट, सभी शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में ये अकाउंट्स पेश किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किए जाएंगे। अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी है तो कंसोलिडेशन एक मैंडेटरी चीज है। कंसोलिडेशन का मतलब आप फाइनल वाले लोग हैं, जानते होंगे। होल्डिंग कंपनी विल कंसोलिडेट द सब्सिडरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इट्स, और वो अपना स्टैंड अलोन भी बनाएगी और कंसोलिडेटेड भी बनाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे तो दो चीजें, रीजंस और इफेक्ट, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं फॉलो करे और उसका फाइनेंशियल असर क्या पड़ा बुक्स पर, कितना प्रॉफिट कम या कितना ज्यादा हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट कंडीशनल या अनकंडीशनल एग्जेम्पशन दे सकती है किसी भी कंपनी को। जैसे आपको बताऊं, स्मॉल कंपनीज, 1% कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो दे आर एग्जेम्प्टेड, राइट। कौन लायबल है? सेम लोग, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 129 इज डन। बिलीव मी, it may look small but all the questions can be done by doing just these points. These pointers are marvelous. आपका एग्जाम में बहुत फायदा देंगे, आप इनको प्लीज करके जाइएगा, इससे बहुत 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 आपको फायदा मिलेगा। देखिए 129A is a new section added. It is called periodical financial statement, मतलब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके अलावा 3 महीना का बैलेंस शीट, 6 महीना का बैलेंस शीट, 9 महीने का बैलेंस शीट भी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आ सकती है। देखिए जो लिस्टेड कंपनी है, जिनका शेयर ओपन मार्केट में बिकता है, पता है आपको, वो वैसे भी बनाती हैं। एवरी क्वार्टर दे नीड टू मेक अ बैलेंस शीट एंड सबमिट इट टू द स्टॉक एक्सचेंज। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी जिनका शेयर ओपन मार्केट में नहीं है, उनके ऊपर रिक्वायरमेंट आ सकती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश दे सकती है अनलिस्टेड कंपनियों को कि भाई आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे पेरियोडिकली, उन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनका ऑडिट या फिर लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ेगा, और बनाने के बाद आरओसी को 30 दिन में जमा भी करना पड़ेगा। बट आपको याद रखना है कि ये ऑर्डर के बाद ही करना है। अगर सरकार ऑर्डर नहीं देती आपको 3 महीने की बैलेंस शीट बनाने का, तो आप नहीं बनाएंगे, आप नॉर्मल जैसे 12 महीने की बनाते वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं सीएमए में कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया, बट सीए फाइनल में आया, तो आई टुक दैट क्वेश्चन। तो ये आप सीए देख के भूल छोड़ मत दीजिएगा, अरे तो पड़ोसी का क्वेश्चन है हम क्यों करें, गलत बात है ना, इसको भी कर लेना आप। चलिए, सेक्शन 130 इज अबाउट रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। व्हाट इज इट?
देखिए, अगर आपके अकाउंट्स में कोई ऐसी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिसकी शिकायत गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से आई है, जैसे इनकम टैक्स वाले चाहते हैं कि आपका अकाउंट रीस्टेट हो, जो सेबी चाहती है, कोई भी चाहता है, और उसकी शिकायत हो जाती है, तो फिर आपको अकाउंट्स दोबारा बनाने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो याद रखना है कि ये जो सेक्शन है ये कहता है कि अदालत के आदेश पर आप चेंज कर रहे हैं। इसके ठीक बाद एक सेक्शन आएगा जिसमें लिखा होगा कि हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। आप सेक्शन की हेडिंग देखेंगे, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। आप 131 की हेडिंग जाकर देखिए, वीडियो पॉज करके आगे पहले 131 देख लीजिए। 131 की हेडिंग है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। तो दोनों में अंतर है। अगर हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, वी नीड टू गो टू 131, और अगर हम अदालत के आदेश से कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, बस हम चाहते नहीं है करना। ठीक है, तो अदालत आदेश दे सकती है पिछले 8 साल तक के अकाउंट्स ओपन करने का, क्योंकि 8 साल तक के प्रिजर्व करवाए थे, 8 साल तक के वो आपसे ओपन करवा देंगे। लेकिन एक नोटिस दिया जाएगा सभी लोगों को और उनके ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे। ये अदालत को हमसे क्या दुश्मनी है, क्यों आदेश वो देगी? क्योंकि अदालत के पास शिकायत पहुंची है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स अथॉरिटी से, सेबी से, कोई और रेगुलेटर से, कोई और अथॉरिटी से, किसी और कंसर्न्ड पर्सन से शिकायत पहुंचने के बाद ही हम ये काम करेंगे। राइट, हमें आदेश अगर आता है तो क्यों आता है? क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि हमारे अकाउंट्स में फ्रॉडुलेंट एंट्रीज हैं या हमारी कंपनी में मिसमैनेजमेंट है। हाँ, जो 8 साल का पीरियड था कि पिछले 8 साल तक के ही अकाउंट्स को रिवाइज करने का ऑर्डर आ सकता है, लेकिन वो 8 साल का पीरियड बढ़ाया जा सकता है अगर आपकी कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। राइट, सो दिस इज 130। नाउ वी हैव 131। देखा आपने दोनों में अंतर क्या है? 131 का नाम क्या है? वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? 131 में वी आर रिवाइजिंग द अकाउंट्स ऑन आवर ओन विश, 130 में वी आर रिवाइजिंग अकाउंट्स ऑन द कंपल्शन इम्पोज्ड बाय द अदालत। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिसाइड करते हैं कि हमें अकाउंट्स में बदलाव करने हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पिछले 3 साल के ही अकाउंट्स बदलने का अप्रूवल है, उससे पुराने अकाउंट्स आप नहीं बदल सकते। और आप बदलना चाहते हैं का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी मर्जी से बदल दें। यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनसीएलटी एंड यू नीड टू टेक एनओसी फ्रॉम अथॉरिटीज। सभी इनकम टैक्स, सेबी, स्टॉक मार्केट, एवरीबडी विल गिव यू एनओसी पहले, देन यू गो टू एनसीएलटी टू टेक अप्रूवल। आप जाकर बोलोगे भाई हमने सबसे पूछ लिया है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जज साहब क्या हम अकाउंट्स चेंज कर दें? इट कैन बी बिकॉज ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंजेस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ द चेंज इन एस्टिमेट। कई कारण हो सकते हैं, अपने को उसमें नहीं पड़ना यार, क्यों बदलना है? हमें बदलना है तो यह प्रोसेस है। ठीक है, एनसीएलटी ऑर्डर के बाद आपको आरओसी फाइलिंग करनी होगी। हाँ, 1 साल में एक ही बार वॉलंटरी रिवीजन होगा, कभी हर 2 महीने में अदालत पहुंच जाओ और शिकायत लेकर के। ओनली वंस इन 1 फाइनेंशियल ईयर। व्हाई आर यू गोइंग टू चेंज इट? मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, एंड लिमिटेड वॉलंटरी रिवीजन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ जो है वो जनरल मीटिंग में जा चुका है, तो हमें क्या करना होगा? केवल हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को ही ठीक कर पाएंगे, ना कि उसके अलावा कोई और चेंजेस कर पाएंगे। ये इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कहना चाहते हैं अगर किसी पिछले साल के बैलेंस शीट अभी शेयर होल्डर तक गई ही नहीं है तो कुछ भी चेंजेस कर सकते हो आप, लेकिन अगर वो बैलेंस शीट चली गई है और फिर आपको चेंज करना है तो खाली आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर सकते हैं, सब कुछ चेंज नहीं कर सकते। ओनली द लिमिटेड रिवीजन विल बी डन। सेक्शन 132, दिस इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब एनएफआरए नाम की अथॉरिटी हमारे देश में आई तो लोगों को लगा कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी मोनोपोली, जो इनकी ऑटोनोमस पावर्स है वो समाप्त हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, सीए हो चाहे सीएमए हो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम करने वाले जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सर्विसेज की क्वालिटी को ओवरसी करने का काम इसका है। The NFRA has to make sure that the accounting profession is going good, the auditing profession is going good. But the problem is, NFRA does not have power to regulate all the companies in India. Only big companies are regulated by NFRA.
जो बिग कंपनीज के अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स हैं उन पर सजा देने का अधिकार एनएफआरए को है, नॉट टू एवरीबॉडी। देखिए आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, इसने रिप्लेस किया है नकास को। पहले हमारे देश में नकास नाम की संस्था थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो केवल एडवाइज करती थी, ये अथॉरिटी है, ये सजा सुना सकती है, ये क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास अदालत की शक्तियां हैं, लेकिन इट कैन टेक एक्शन ओनली अगेंस्ट रूल 3 कंपनीज। रूल 3 कंपनीज आर बड़ा कंपनीज, लिस्टेड कंपनी, चाहे भारत में लिस्टेड हो चाहे विदेश में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 500 करोड़ हो या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ हो या जिसके आउटस्टैंडिंग 500 करोड़ हो, या इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार बताए, राइट, और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। पहला, ये सब्सिडरी है या एसोसिएट किसी कवर्ड कंपनी की और इसकी इनकम या नेटवर्थ 20% से ज्यादा है कंबाइंड ग्रुप कंपनी की। ये जो बात वाला पॉइंट है, ये क्या कहता है कि सपोज करो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, एलएलपी है, कुछ भी है, जो खुद ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं फॉल कर रही, लेकिन वो उसकी एसोसिएट है, ये वाली कंपनी उसकी सब्सिडरी है, ऊपर जो कंपनियां कवर्ड हैं हम उसकी सब्सिडरी हैं या हम उसके एसोसिएट हैं, तो क्योंकि हम उसके एसोसिएट हैं, क्योंकि हम उसके सब्सिडरी हैं और वो कवर्ड है तो हम भी कवर्ड हैं, प्लस हमारा इनकम टोटल ग्रुप इनकम का 20% है कम से कम। एनएफआरए में कौन कौन लोग होते हैं? एक चेयरमैन, 15 मेंबर्स, उनमें से एक मेंबर फुल टाइम होना मैंडेटरी है। चेयरमैन साहब को नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की या ऑडिट की या फाइनेंस की या लॉ की। 3 कमिटी होती है एनएफआरए के अंदर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, एनफोर्समेंट कमिटी, राइट। ये याद रखना है कि कितनी भी इरेगुलरिटीज हो, जो भी फैसले एनएफआरए लेगी वो वैलिड माने जाएंगे, भले ही इन लोगों के अपॉइंटमेंट में कोई गलती हो गई हो। ये फंक्शंस में पढ़ के नहीं सुनाना चाहता, ये एनएफआरए के फंक्शंस हैं, आप देखिएगा। एनएफआरए के पास जो एक्शन लेने की शक्ति है वो सीओ मोटो भी है और सरकार के कहने पर भी है। एनएफआरए को जरूरी नहीं है कि वो सरकार के आदेश का इंतजार करेगी और तब एक्शन लेगी। सरकार का कोई आदेश नहीं है दोस्तों, तब भी ये एक्शन ले सकती है, ठीक है। किन मैटर्स पर? प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट। आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप लोग ग्रुप 4 में जब जाएंगे तो वहां एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट ऑडिट, उसके अंदर आप देखिएगा प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट है, जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट विज्ञापन नहीं कर सकते, उसी प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट भी विज्ञापन नहीं कर सकते, और अगर कर लिया तो उन पर पनिशमेंट लगाने का अधिकार किसको है? एनएफआरए को, ओनली फॉर रूल 3 कंपनीज, ठीक है। पेनल्टी क्या दे सकती है ये? कम से कम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ द फी। अगर इंडिविजुअल सीए की बात करें, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ द फीस अगर सीए फर्म्स की बात करें। मेंबर को सभी प्रकार के ऑडिट से मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल के लिए हटा सकती है। वैल्यूएशन से भी मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल के लिए हटा सकती है। इसके अपने डिविजन्स हैं, मैंने आपको बताया। एक डिवीजन है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक डिवीजन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और एक डिवीजन है एनफोर्समेंट। पार्ट टाइम मेंबर्स यहां से आते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं। फुल टाइम मेंबर्स को किसी ऑडिट फर्म या कंसल्टेंसी फर्म के साथ एसोसिएट होना अलाउड नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कमेटी की तो लिस्ट है, आप पढ़ लेना। फुल टाइम मेंबर्स यानी कि जो लोग एनएफआरए के सदस्य बनेंगे वो जब तक एनएफआरए में काम करेंगे तब तक, प्लस रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी भी ऑडिट फर्म या कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन नहीं कर सकते वो किसी भी पद पर, ठीक है। हमारे एनएफआरए का चेयरमैन और हमारे एनएफआरए के मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखकर सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारा किसी सीए फर्म, सीएमए फर्म, सीएस फर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको एनएफआरए के फैसले पसंद नहीं आते तो आप अपील कर सकते हैं। कहां पर? एनसीएल-80 में। याद रखना है, एनसीएलटी में नहीं, एनसीएल-80 में, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में आप जाकर अपील कर सकते हैं। सेक्शन 133 में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था जो आपको फास्ट ट्रैक में करने की जरूरत पड़े। इट इज ओनली दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन रेफरेंस विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड एनएफआरए। व्हाट इज 134? 134 is about 2 things.
पहला कि बैलेंस शीट कौन साइन कर सकता है, दूसरा कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करने का अधिकार है चेयरपर्सन को, चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स को, जिनमें से एक एमडी होगा, यानी कि ये चॉइस है, या तो ऑप्शन 1 चेयरमैन, ऑप्शन 2 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स में से 1 शुड बी एमडी प्लस सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपका 1% कंपनी है तो 1 डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे हमेशा बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट लगे होने चाहिए। जो बैलेंस शीट साइन करी गई है उसकी कॉपी सभी लोगों को सर्कुलेट करी जाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स के साथ, ऑडिट रिपोर्ट के साथ और बोर्ड रिपोर्ट के साथ। ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं होगा कि कोई बैलेंस शीट मांगे तो खाली बैलेंस शीट दे दो। नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड बोर्ड रिपोर्ट आर ऑलवेज मैंडेटरी अनेक्जर्स। अब अगला पॉइंट है बोर्ड रिपोर्ट के बारे में। देखिए, बोर्ड रिपोर्ट एक बड़ी चीज है जिसमें डायरेक्टर्स ये लिखते हैं कि पिछले साल क्या क्या हुआ और आने वाले वर्ष में हम क्या करना चाहते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन, और उसके स्पेसिफिक कंटेंट की लिस्ट है 134 में। देखिए, सभी कंपनीज को डिटेल्ड कंटेंट बनाने होते हैं सिवाय 2 के। 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को पूरी बोर्ड रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट काफी है। अब्रिज्ड बोर्ड रिपोर्ट का मतलब है एक शॉर्टन्ड बोर्ड रिपोर्ट जिसमें ज्यादा कंटेंट्स नहीं होंगे, और 1% कंपनी तो बस इतना करे कि ऑडिटर्स के क्वेश्चंस का आंसर कर दे तो भी काफी है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट घर से पढ़कर जाइएगा पेपर में। बोर्ड रिपोर्ट के कंटेंट कभी लिखने को आ गए तो आप कैसे लिख पाएंगे, इसलिए मैंने डिटेल्ड कंटेंट की लिस्ट यहां पर दे दी है। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक डीआरएस भी लिखा जाता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डायरेक्टर इस बात की डिक्लेरेशन देते हैं कि भाई हाँ, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज लगातार फॉलो करी, हमने मेंटेनेंस में पूरा केयर किया, हमने गोइंग कंसर्न के हिसाब से अकाउंट्स बनाए, हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिकेट है, इफेक्टिव है, हमने सभी कानूनों का पालन किया है। ये चीज डायरेक्टर्स अपनी तरफ से डिक्लेयर करते हैं। Then we have the detailed contents of the board report. ये लिस्ट प्लीज पढ़ के जाइएगा। आपको पता होनी चाहिए कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर की सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या लिखा जाता है। नाउ वी हैव सेक्शन 135। देखिए दोस्तों, सेक्शन 135 करने से पहले मैं आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैंडेटरी चीज है। इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा सेक्शन 181 के साथ। सेक्शन 181 के अंदर वहां पर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन दिया गया है विच इज वॉलंटरी। आप अपनी कंपनी में वॉलंटरी चैरिटी करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते, उसकी 5% की लिमिट है सेक्शन 181 में, डायरेक्टर्स में आपने पढ़ी होगी। 5% से ऊपर करना है आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, तो वो वॉलंटरी है। सीएसआर वॉलंटरी नहीं है। अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में फंस जाती है जो यहां लिखी है तो फिर आपको कुछ पैसा सीएसआर के ऊपर खर्च करना मैंडेटरी है। हाँ, ये पढ़ते हैं सीएसआर क्या कहती है। सीएसआर, जो कि आप समझ चुके होंगे कि मैंडेटरी है, उसमें ऐसा है कि अगर आप इस सेक्शन में फॉल करते हैं तो आपको अपने पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट के एवरेज का 2% खर्चा करना है सीएसआर एक्टिविटीज पर। देखिए, सबसे पहले तो इट अप्लाइज ओनली व्हेन यू फॉल इन द फॉलोइंग कंडीशन। या तो आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको सीधे खर्चा नहीं करना है, पहले कमिटी बनानी है सीएसआर के लिए अलग। सीएसआर की कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिनमें से 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हाँ, अगर सीएसआर पर होने वाला खर्चा 50 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करता तो आप अलग से कमिटी मत बनाओ, खर्चा मत करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि सीएसआर कमेटी में कौन कौन लोग हैं। आपकी कमेटी जो आपने बनाई है वो एक पॉलिसी ड्राफ्ट करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अप्रूव करेंगे कि हाँ चलो हमने यहां खर्चा करना है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, चाइल्ड वेलफेयर, कहां खर्चा करोगे उसकी एक पॉलिसी बनाओ। पॉलिसी को भी बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना है और वेबसाइट पे शो करना है। कितना खर्चा करना है? कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल। ठीक है, अगर किसी साल 2% की जगह ज्यादा खर्च कर दिया तो आप आगे एडजस्ट कर सकते हो उसको, अगले 3 साल में से किसी भी साल कम कर दो, इस साल ज्यादा कर दिया तो। हाँ, सीएसआर को मैनेज करने में भी तो खर्चा आएगा, तो नेट प्रॉफिट का 2% जो वैल्यू आएगी
उस वैल्यू का 5% आप एडमिनिस्ट्रेटर पे खर्च कर सकते हो। 95% पैसा सीएसआर में होना चाहिए। सीएसआर जहां जहां खर्चा होगा वो इलाके कौन से हैं, वो एक्टिविटीज कौन सी हैं, शेड्यूल 7 में लिखी है। ठीक है। अनस्पेंट पैसा, देखो भाई पैसा जो बच गया, खर्च नहीं हो पाया, उसको पता लगाओ कि क्यों नहीं खर्च हो पाया। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है, भाई अस्पताल बन रहा है 3 साल लगेंगे इसलिए खर्च नहीं हो पाया, सारा हमने दे तो दिया लेकिन मतलब मैं कह रहा हूं सारा हम दे देते तो क्या होता, वो पैसा वेस्टेज होता। तो हमने पैसा एलोकेट तो कर दिया लेकिन धीरे धीरे रिलीज करते हैं जो कंपनी अस्पताल बना रही है उसको, तो इसलिए वो खर्च नहीं हुआ, तो एक अलग विषय है। अनस्पेंट तो अलग मसला है। अनस्पेंट ऑन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ठीक समझ आता है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा दान था, कोई ऐसा चैरिटी था, कोई ऐसा सीएसआर था जो ऑनगोइंग नहीं था, तुमने कहीं पर सिर्फ पे करना था इकट्ठा, तो वो भी पे नहीं हुआ तुम्हारा, क्यों भाई? अगर तुम्हारा पैसा अनस्पेंट है इसलिए क्योंकि प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, समझ आता है। सरकार 3 साल तक चुप रहेगी, कोई बात नहीं, 3 साल के अंदर अंदर निपटा देना इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर तुम्हारा पैसा खर्च नहीं हो पाया और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी ऑनगोइंग नहीं है तो बेटा खर्चा तो करना पड़ेगा। शेड्यूल 7 में लिखे हुए किसी भी फंड में दान दे दो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर डिफेंस फंड, सरकार के द्वारा बनाए हुए किसी भी फंड में दान दे दो, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा आपको। अनस्पेंट सीएसआर अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 3 साल तक सरकार रुकेगी, 3 साल तक भी अगर खर्च नहीं हुआ तो शेड्यूल 7 में दिए हुए किसी फंड में 30 दिन के अंदर आप ट्रांसफर कर दें। सीएसआर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 3 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर सरकारी फंड में ट्रांसफर कर दो। तो कुछ क्लैरिफिकेशन हमें सरकार ने दिए हैं कि वन ऑफ इवेंट सीएसआर नहीं होता है। कोई मैराथन करवा दिया आपने, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिया आपने, कैंसर अवेयरनेस मैराथन, उससे क्या कैंसर अवेयरनेस हुई, वो सीएसआर नहीं है। लोकल एरिया को प्रेफरेंस देनी है। तुम्हारी कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर इलाके में है तो पहले वहां का ख्याल रखो। विदेश में करे गए खर्चे, तुमने विदेश में मान लो अफ्रीका के जंगलों में गांव में बहुत स्कूल बनवाए, हम क्या करना, भारत में खर्चा होना चाहिए सीएसआर का। जैसे विदेश में करा गया खर्चा सीएसआर नहीं है, उसी प्रकार विदेश से करी गई कमाई भी टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। सीएसआर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी मर्जी है, आप खुद अपने हाथ से इंप्लीमेंट करिए, कोई पार्टनर कंपनी रख लीजिए, कोई एनजीओ रख लीजिए, लेकिन अगर आप किसी एनजीओ से टाई अप करेंगे तो वो एनजीओ कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए और सीएसआर 1 जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना मैंडेटरी है। आप सीएसआर का खर्चा, सीएसआर का पैसा कैपिटल एसेट के लिए भी कर सकते हैं। भाई जैसे मान लो किसी एनजीओ को किसी कैपिटल गुड्स की जरूरत है, कोई कुछ भी हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इस पैसे को किसी कैपिटल एसेट बनाने में खर्च करना चाहिए तो आप कर सकते हो, बस उस कैपिटल एसेट को किसी एनजीओ को दे देना या किसी बेनिफिशियरी को मिलना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलना चाहिए या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा वो मैनेज करना चाहिए। सीएसआर पर करा हुआ खर्चा बोर्ड रिपोर्ट में लिखा जाएगा। अगर आपने जो सीएसआर पर खर्चा करा पिछले 10 साल में वो 10 करोड़ है और मोर फॉर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 1 करोड़ और मोर विच आर 1 ईयर ओल्ड, तो उनका आपको इंपैक्ट असेसमेंट करना होगा। इंपैक्ट असेसमेंट बोलते हैं कि भाई आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल खर्चा किया तो क्या फर्क पड़ा, कुछ असर पड़ा उस समाज के ऊपर उसका कि नहीं। अब इंपैक्ट असेसमेंट में खर्चा आएगा, इंपैक्ट असेसमेंट को जज करने के लिए भी तो खर्चा आएगा कि असर पड़ा तुम्हारे खर्चे का कि नहीं, तो उसका पैसा मैक्सिमम 2% ऑफ सीएसआर और 50 लाख विच एवर इज हायर, इससे ज्यादा पैसा नहीं आपने करना है। ठीक है, ये हमारा सीएसआर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीएसआर पर पेपर में आता है क्वेश्चन, बहुत आता है सीएसआर का क्वेश्चन। आप देखिएगा ये कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सीएसआर पर हैं। अभी आपके पेपर में टाइम कम है लेकिन इतना कम भी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन ना कर सकें। रोज भी 2-2 4-4 सेक्शन निपटाओगे तब भी काम हो जाएगा। सेक्शन 136 है कि अगर कोई शेयर होल्डर, कोई मेंबर चाहता है कि उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी मिले तो मिलनी चाहिए। उसमें क्या है, जनरल मीटिंग का जब नोटिस भेजा जाता है तो उसके साथ भी ये भेजा ही जाता है। देखो, हर मेंबर को, डिबेंचर ट्रस्टी को और अन्य एंटाइटल्ड पर्सन को 21 दिन पहले, जनरल मीटिंग से पहले ये पेपर वैसे भी भेजे जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी चैरिटेबल है तो 14 डेज पहले भेजे जाते हैं।
अगर मान लो आपकी कंपनी चैरिटेबल नहीं है, लेकिन 95% शेयर होल्डर कह रहे हैं अरे 21 दिन पहले बता के क्या करोगे, तो वहां पर भी 14 दिन पहले भेजा जा सकता है। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए विशेष रूल ध्यान से समझिए। लिस्टेड कंपनी में तो 1 लाख शेयर होल्डर है, वो 1 लाख लोगों को लिफाफा फिजिकल जाएगा तो खर्चा नहीं हो जाएगा ज्यादा। उनके लिए क्या करें, देखो, कीप द डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक तो डॉक्यूमेंट रेडी रखो, कोई आके देखना चाहे देख लेगा। एंड स्टेटमेंट कंटेनिंग सेलिएंट फीचर्स इन AOC 3 और 3H सेंड टू ऑल। क्या करा हमने ऑनलाइन सर्कुलेशन कर दिया और अपने पास फिजिकल कॉपीज रख ली, कोई देखने आएगा तो देख लेगा। ठीक है, फॉर फॉलोइंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन इज अ वैलिड सर्कुलेशन। एक तो लिस्टेड कंपनी और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा हो और इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो। इन कंपनियों को बेफालतू का खर्चा क्यों करा रहे हो आप, बेकार का खर्चा। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन हो गया तो ठीक है। अच्छा, किसको भेजेंगे ऑनलाइन? अरे जिसकी ईमेल आईडी हमारे पास होगी। जिनका डीमैट है उनका तो ईमेल हो गई, और जिनका डीमैट नहीं है उनमें से जिनका ईमेल आईडी है उनके पास, बाकियों को फिजिकल भेज देंगे। वेबसाइट पे भी अपलोड होगा, और अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो इंस्पेक्शन आके कर ले। हाँ, निधि कंपनी में ऐसा है कि अगर 1000 रुपए और 1% से ज्यादा किसी का शेयर होल्डिंग नहीं है तो फिर उसको नहीं भेजेंगे, सिर्फ न्यूज़पेपर नोटिस या फिर ऑफिस के बाहर डिस्प्ले कर दिया, उतना ही काफी है। निधि कंपनी में एक एक आदमी को भेजने की जरूरत नहीं है। निधि कंपनी वैसी बचत के लिए खुलती है, उससे कह रहा नहीं बेटा तू और खर्चा कर दे, क्या फायदा यार, थोड़ा कम खर्चा करवाओ निधि कंपनी का, इतना ज्यादा खर्चा करवा के ठीक बात नहीं है। सेक्शन 136 हो गया। 137 इज अबाउट ROC फाइलिंग। ROC फाइलिंग में मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात आपको यह समझनी है कि फॉर्मेट जो जमा होता है बैलेंस शीट का, वो सबके लिए AOC 4 नहीं है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास 30 दिनों के अंदर जमा करने होते हैं। फॉर all companies it is AOC 4 which you need to submit, but for small companies and 1% companies it is F4 AOC 4 एक सेकेंड, AOC 4 plus MGT 7A and AOC 4 plus MGT 7. For all companies it is AOC 4 plus MGT 7. For small companies and 1% company it is AOC 4 plus MGT 7A. I mean the kind of abridged format of annual return. और दूसरी बात, AOC 4 is independent standalone financial statement. AOC 4 CFS is consolidated financial statement. ठीक है, फॉर्मेट हो गया। बड़ा बात और समझिए, चाहे आपका AGM हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपका AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ हो कि नहीं हुआ हो, ROC फाइलिंग मैंडेटरी है। फाइलिंग इज मैंडेटरी वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड बाय AGM और नॉट। ये 30 दिन कहां से काउंट होंगे? AGM का एक्चुअल डेट से या फिर ड्यू डेट से। ठीक है, अगर AGM हुई तो जिस दिन हुई उससे 30 दिन, AGM नहीं हुई, ड्यू डेट निकल गई तो ड्यू डेट से 30 दिन फाइल करना पड़ेगा, तो उसको प्रोविजनल फाइलिंग मान लेंगे। जब असली AGM होगा तब दोबारा जमा कर देंगे। अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एज प्रोविजनल एंड शैल बी रीफाइल्ड आफ्टर अडॉप्शन। ठीक है, OPC जो है वो फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के अंदर ही जमा करेगी। फाइलिंग जब आप करोगे सभी सब्सिडरीज के लिए करोगे, चाहे इंडियन सब्सिडरी चाहे फॉरेन सब्सिडरी। अगर आपकी सब्सिडरी विदेश में है और वो ऑडिटेड नहीं है तो आप ये डिक्लेरेशन लगा दो कि भाई हमारी कंपनी सब्सिडरी ऐसे देश में है जहां पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं। ठीक है, मस्ट बी इन इंग्लिश। फॉरेन सब्सिडरी के सारे रिकॉर्ड्स अंग्रेजी में होने चाहिए, अंग्रेजी में नहीं है तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। XBRL याद रखना है आपको। XBRL is a format, is a language in which we file the accounts. ठीक है, जब हम फाइल करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं, ये वो फॉर्मेट है, यहां पर ध्यान से देखेंगे। XBRL is applicable not all companies, it is applicable only on listed companies. Any company जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा का कैपिटल हो, any company मतलब whether public or private, any company जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, NBFC और बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर ये अप्लाई नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 137। नाउ वील टॉक अबाउट सेक्शन 138 विच इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट दोस्तों वैसे हम सबको फील होता होगा कि वॉलंटरी है, बट आप जानते हो कि फाइनल में आपने लॉ में पढ़ा होगा 138 क्या है कि एक लंबी लिस्ट है 7 प्रकार की कंपनियों की।
In those companies, internal audit is mandatory. Who can do it? Anyone can do it, whether CA, whether CMA or anyone. Let us remember the companies in which internal audit is mandatory in 138. Listed company, public company जिसका कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा हो, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, पब्लिक कंपनी जिसके डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो, प्राइवेट कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। याद कर रख लीजिए, इसको ध्यान से समझिए। ये जो लिमिट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि बैलेंस शीट डेट पर नहीं चेक होती। पिछले साल कभी भी एक दिन के लिए भी अगर ये लिमिट क्रॉस्ड है तो फिर आपके ऊपर इंटरनल ऑडिट लगेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड अकाउंट्स, राइट? सेक्शन 128 to 138 आर डन. Now we'll move forward and we'll finish auditing section 139 to 148 in accounts। के बाद अब शुरू करते हैं ऑडिट। सेक्शन 139 से लेकर 148 तक हमारे ऑडिट के प्रोविजंस हैं। जितने मन लगाकर शिद्दत से आपने अकाउंट्स के प्रोविजंस पढ़े, आइए शुरू करते हैं ऑडिटिंग के प्रोविजंस। ऑडिटिंग में भी दोस्तों पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, मतलब फाइनल के लॉ में फाइनल की ऑडिट आती है, अच्छी बात है। देखिए, सेक्शन 139 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 30 दिन के अंदर अपॉइंट होता है बाय बीओडी। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कंपनी के जन्म के 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, बट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू डू द अपॉइंटमेंट, देन द पावर गोज टू शेयर होल्डर्स एंड दे विल अपॉइंट इन ईजीएम। याद रखना है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल होते हैं तो शेयर होल्डर्स जो अपॉइंटमेंट करेंगे वो एजीएम में नहीं करेंगे, ईजीएम में करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी अगले 90 दिन में। तो इसका मतलब 30 + 90 टोटल 120 दिन हो गए। 120 दिन के अंदर अंदर तो आपको फर्स्ट ऑडिटर मिल ही जाएगा। फर्स्ट ऑडिटर विल रिटायर एट द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। हमेशा याद रखना है, फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में आता नहीं, जाता है। जब आप किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो 100th हो, उससे आप लिखित मिलेंगे कि वो एलिजिबल है, उसकी टर्म स्पेसिफाइड के अनुसार यानी लॉ के अनुसार है, विद इन द लिमिट्स है, और उसके खिलाफ जितने भी पेंडिंग प्रोसीडिंग किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं वो उसने डिस्क्लोज कर दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ऊपर चार्ज नहीं है, कंपनी के ऊपर चार्ज नहीं है कि वो जाके ढूंढे कि ऑडिटर एलिजिबल है कि नहीं। If the chartered accountant is saying he is eligible, we'll accept him as eligible. He'll give it in writing. It is called eligibility certificate and consent. अगर सरकारी कंपनी की बात करें तो 3 ऑप्शन है। कंपनी के खुलने के 60 दिन के अंदर सीएजी ऑफ इंडिया के पास ये पावर है अपॉइंट करने की। अगर कंपनी के जन्म के 60 दिन के अंदर सीएजी नहीं कर पाते तो अगले 30 दिन में ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली जाएगी, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये काम नहीं कर पाते तो अगले 60 दिन में ये पावर ईजीएम के पास चली जाएगी। कुल मिलाकर देखेंगे तो 60 + 30 + 60 यानी कि कुल मिलाकर 150 दिन हुए। सरकारी कंपनी को 150 दिन मिले, गैर सरकारी कंपनी को केवल 120 दिन मिले। अब स्टैंडर्ड टेन्योर जो ऑडिटर की होती है वो 5 साल की होती है। एक बार में हम 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर को तो छोड़ दो, वो तो फर्स्ट एजीएम में चला गया। उसके बाद फर्स्ट एजीएम में आया, छठी में चला गया, फिर जो 6th में आएगा 11th में चला जाएगा, और इस प्रकार 5-5 साल का टेन्योर चलता रहेगा। अब अगर हम सरकारी कंपनी की बात करें तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब आता है? हर साल। याद कर लीजिए कि सरकारी कंपनी में 5-5 साल के अपॉइंटमेंट नहीं होते हैं। सरकारी कंपनी के जो अपॉइंटमेंट है वो 1-1 साल के हैं। हर साल ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है। वो सीएजी ऑफ इंडिया की मर्जी है कि सेम ऑडिटर को अपॉइंट कर ले, हमेशा सेम ऑडिटर रखें, वो एक अलग विषय है, लेकिन अपॉइंटमेंट हर साल होगा। कम्स इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर उसका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, और वो कब तक रहेगा? जो भी अगली एजीएम है उस तक। सीएजी कैन ऑर्डर सप्लीमेंट्री ऑडिट, ये याद रखना है, ये विशेष पावर है। अगर किसी सरकारी कंपनी का जो नॉर्मल स्टार्ट ऑडिट होता है वो हो भी चुका है, फिर भी सीएजी ऑफ इंडिया को लगता है
उसके रिपोर्ट देखने के बाद भाई कुछ कमी रह गई, कुछ और ऑडिट कराना है, कुछ नए इश्यूज चेक करने हैं, तो सीएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है। रोटेशन क्या होता है आप जानते हैं कि ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया और ऑडिटर जो है एक बार के लिए अपॉइंट हो गया, 5 साल पूरे हो गए, क्या अब उसे लगातार दूसरे टर्म के लिए रख सकते हैं? अगर आपका ऑडिटर इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक टर्म के बाद उसे 5 साल का वनवास दीजिए, 5 प्लस 5 माइनस, 5 साल वो आ गया, अब 5 साल उसे जुदा कर रखिए। अगर पार्टनरशिप फर्म में आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो ऑडिट फर्म को आपने रखा है वो सीए फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म है, तो क्या करना होगा, 5-5 साल के लगातार 2 टेन्योर अलाउड है, फिर उसके बाद उसको वही गैप करना पड़ेगा जो इंडिविजुअल को था। देखिए, इंडिविजुअल सीए के लिए 5 प्लस 5 माइनस और पार्टनरशिप फर्म के लिए 5 प्लस 5 प्लस 5 माइनस, ठीक है। 5 प्लस 5 का मतलब 10 नहीं है। आप सोचें कि अरे जब 5-5 साल के 2 अलाउड हैं तो लगातार एक ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हैं, उसे 10 साल का ही अलाउड नहीं है। लगातार 10 वर्षों के लिए आप उसे अपॉइंट नहीं कर सकते, आपको 5-5 साल के 2 टेन्योर देने होंगे उसको, अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो, ठीक है। रोटेशन सभी फर्म्स और नेटवर्क फर्म्स में लगेगा कॉमन पार्टनर के, यानी जैसे एक कोई पार्टनरशिप फर्म है जो अपॉइंटेड है हमारे यहां एज एन ऑडिटर एबीसीडी, अब इसमें जो एबीसीडी में डी है वो दूसरी फर्म में भी पार्टनर है डीईएफजी, तो अगर एबीसीडी डिस्क्वालीफाई होगी तो डीईएफजी भी डिस्क्वालीफाइड होगी, क्योंकि मिस्टर डी दोनों जगह पार्टनर हैं। मतलब अगर तुम डिस्क्वालीफाइड हो तो तुम्हारी सारे कनेक्टेड फर्म्स भी डिस्क्वालीफाइड हैं। लेकिन ये रोटेशन का चक्कर हर कंपनी पर नहीं है, केवल बड़ी कंपनियों पर ही रोटेशन का चक्कर है। यानी जो कंपनियां इस लिस्ट में नहीं हैं वो आसानी से सेम ऑडिटर को जिंदगी भर के लिए रख सकती हैं, लेकिन वही 5-5 करके। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसकी कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जिसकी कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, कोई भी कंपनी जिसके बोरोइंग और डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। ओपीसी और स्मॉल तो वैसे भी कवर नहीं है। कैजुअल वैकेंसी किसे कहते हैं, ध्यान रखिए। हमने ऑडिटर रखा 5 साल के लिए, वो ईश्वर को प्यारा हो गया उससे पहले ही, उसने इस्तीफा दे दिया, हमने हटा दिया। किसी भी वजह से अगर सीट ऑडिटर की खाली हो जाती है तो इसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, और खाली होने के 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पावर है कि वो उस खाली सीट को भर दें। लेकिन हाँ, अगर इस्तीफे की वजह से खाली हुई है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे फिल तो कर देंगे, लेकिन अगले 3 महीनों में हमें शेयर होल्डर से भी पूछना होगा। ये जो ऑडिटर आया खाली सीट भरने के लिए, ये केवल एक टेम्परेरी जुगाड़ है, ये हमेशा के लिए नहीं रहता, ये 5 साल के लिए नहीं रहता, ये बची हुई टर्म के लिए नहीं रहता, ये केवल अगली एजीएम तक के लिए रहता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ऑडिट कमेटी अच्छे नाम रेकमेंड करेगी, ऑडिट कमेटी ढूंढ के लाएगी, चिराग जलाकर बढ़िया सा ऑडिटर ढूंढेगी और नाम रेकमेंड करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्जी है कि वो ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को स्वीकार करें न करे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं करते तो फिर ऑडिट कमेटी नई रिकमेंडेशन भेजेगी। अगर नई रिकमेंडेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं होती तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कैंडिडेट को ऑडिटर के रूप में अपॉइंट कर लेगी। सेक्शन 139 डन हो गया अपॉइंटमेंट। अब आप भाई साहब सवाल करके देखिएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना होता हो, जो आपको ना आता हो। हर क्वेश्चन आप सेक्शन 139 वाला कर लेंगे। ये जो मैंने छोटी छोटी बातें लिखी हैं दोस्तों, ये चुटकुले नहीं है, ये बहुत प्यारे रूल हैं जिनसे आपको सब कुछ कवर हो सकता है। आप शुरू करते हैं 140। 140 जानते हैं आप, इट इज अबाउट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। 139 में यू मेड हिम इन एंड 140 में यू विल मेक हिम आउट, राइट। आइए देखें 140 हम पढ़ते हैं, अब उसको निकाल बाहर फेंकेंगे। देखिए, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। जो ऑडिटर है वो इस्तीफा देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, राइट, और उसकी आरओसी फाइलिंग करी जाएगी 30 डेज के अंदर। अगर ऑडिटर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको शेयर होल्डर से पूछना होगा और आपको सरकार से भी पूछना होगा। स्पेशल नोटिस फ्रॉम मिनिमम 1% मेंबर्स आना चाहिए और शेयर होल्डर्स ऑफ मिनिमम 5 लाख रुपीज। यानी कि कौन उठाएगा ये मुद्दा कि हमें ये ऑडिटर नहीं चाहिए। मिनिमम 1% ऑफ द शेयर होल्डर्स एज पर वोटिंग पावर और पीपल हु होल्ड मिनिमम 5 लाख रुपीज शेयर शुड रेज देयर वॉइस टू रिमूव द ऑडिटर। द प्रोसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड रेजोल्यूशन, 30 डेज के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे ADT 2 में।
अप्रूवल आने के बाद 60 दिन के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। ऑडिटर को मौका होगा कि वो अपना बोल सके, अपनी सफाई पेश कर सके। अगर एनसीएलटी ने रिमूवल किया है तो फिर कोई भी कंपनी अगले 5 साल तक उसे अपॉइंट नहीं करेगी और सेक्शन 447 भी उस पर लग जाएगा। एनसीएलटी ये आदेश क्यों देगी? या तो अपनी इच्छा से, या सरकार की शिकायत पर, या किसी और व्यक्ति की शिकायत पर। लेकिन हां, अगर सरकार ने शिकायत करी है किसी ऑडिटर के खिलाफ तो 15 दिन के अंदर एनसीएलटी को फैसला सुनाना होगा। So this is 140. 141 is about eligibility, qualification, disqualification. अब हम देखते हैं कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन नहीं। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। देखिए, एलिजिबिलिटी वर्ड तो बड़ा क्लियर है। ओनली एंड ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम द ऑडिटर, और द पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, or the LLP of chartered accountant wherein the majority partners must belong to practicing field, practicing CA होना चाहिए। लेकिन अपन को इंपॉर्टेंट चीज ये याद करनी है कि कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। ये देखिए, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय, चाहे कंपनी का हो या कहीं काम करता हो, उसका पार्टनर यानी कि कंपनी के ही एम्प्लॉय का कोई पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP। आप जो ऑडिटर बनना चाहते हो, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए कंपनी में, लेकिन आपके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकता है। अगर रिलेटिव के पास 1 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है, अपॉइंटमेंट फिर भी हो सकता है। आप 60 दिन के अंदर ग्रेस है, उस इन्वेस्टमेंट को डाउन कर लो। जो लोग 5 लाख रुपए से ज्यादा के डेटर्स हैं कंपनी के, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। जिन्होंने 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए से ज्यादा की गारंटी या सिक्योरिटी दी है कंपनी को, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। कोई इंसान जिसका रिश्तेदार डायरेक्टर या KMP है कंपनी में, वो नहीं बन सकता। कोई आदमी जिसको फ्रॉड में जेल हुई हो और जेल से बाहर आने पर 10 साल का गैप ना पूरा हुआ हो, यानी कि जेल में मान लो 2 साल रहे तो 2 साल तो वो, फिर बाहर आ गए, बाहर आने के भी 10 साल तक आप ऑडिटर नहीं बन सकते। कोई ऐसा इंसान जो सेक्शन 144 वाली सर्विसेज दे रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 144 में दोस्तों एक लिस्ट है कि आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते, यानी कि आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो, या तो वो सर्विसेज दे दो या फिर ऑडिटर बन जाओ। ऑडिटर बनोगे तो वो सेवाएं नहीं दोगे सेम कंपनी को, सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज को। पर्सन हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप, देखिए बिजनेस रिलेशनशिप में ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप में हैं, आप कुछ खरीदते बेचते हैं और वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर करते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। आप अपने पद का लाभ उठाकर कोई बिजनेस रिलेशनशिप करते हैं, बाजार से कम कीमत पर खरीदते हैं, ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, तो गलत है। और आपकी सीलिंग लिमिट अगर एक्सीड हो जाती है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 20 ऑडिट अलाउड है और आप उससे ज्यादा ऑडिट ले लेते हैं, तो आप डिस्क्वालिफाइड है। हाँ, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं वो यहां पर लिखा है, आप लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप मैंने यहां पर समझाई है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। व्हेन अ पर्सन इज बाइंग और सेलिंग समथिंग विद द कंपनी, दैट शुड बी डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस ओनली, देन यू कैन अपॉइंट, देन ओनली यू कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अगर आप लाभ उठाते हो, आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजैक्शन नहीं करते, देन यू कांट बी अपॉइंटेड। देखिए, 20 ऑडिट पर पार्टनर, 20 ऑडिट पर पार्टनर अलाउड है आपको। ओपीसी काउंट नहीं होती 20 में, डोरमेंट काउंट नहीं होती, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं होती, प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो नहीं काउंट होता। यानी कि आप कितनी भी कंपनियों को ऑडिट ले सकते हो, इन 4 वाली, बाकी आप 20 का ही ऑडिट लोगे एक बार में। याद रखना यार, एक साल में नहीं है, एक बार में है। जैसे मान लो एक बार में 20 ऑडिट है आपके पास, उनमें से एक साइन करके फ्री कर दो, फिर आप 21वां ले लो, वो कोई बात नहीं है। एक टाइम में 20 से ज्यादा पेंडेंसी ऑडिट नहीं होनी चाहिए आपके पास। नाउ विल सी सेक्शन 142। आप देख रहे हो 141 पे कितने सारे क्वेश्चंस हैं। सर आप प्लीज इसको रीड करिएगा। जब आप रीड करोगे तो आपको महसूस होगा कि कितने छोटे छोटे पॉइंट से कितने मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अननेसेसरी के लिए इतना सब कुछ तामझाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेरे बनाए नोट्स पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा होगा। सेक्शन 142 इज रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। आप सोचो, जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है वही अथॉरिटी आपका रेम्युनरेशन फिक्स करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, CAG, whosoever is appointed you will fix the remuneration. However, shareholders may decide कि भाई चलो तुम्हारा अपॉइंटमेंट हमारी वोटिंग से हो गया, बट तुम्हारा रेम्युनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। देखो, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दिस इज अ जनरल मीटिंग और एज पर द इंस्ट्रक्शंस लेड डाउन बाय जनरल मीटिंग। ठीक है, रेम्युनरेशन कब ड्यू होगा? जब तुम रिपोर्ट साइन कर दोगे,
किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि ऑडिटर कह रहा है पहले मेरे को पैसे दो फिर साइन करूंगा, कहना भाई तू ऐसे मत कर, कचहरी में केस हो जाएगा तेरे खिलाफ। पहले रिपोर्ट साइन होगी फिर ऑडिट का जो आपको पैसा है वो ड्यू होगा। लीन ऑन ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अलाउड, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। वो ऑडिट रिपोर्ट को ऐसे होल्ड करे बैठा है कि मैं नहीं दूंगा, पहले पैसे दो मेरे, ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप पढ़िएगा, इस पर क्वेश्चन भी है। सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। देखो दोस्तों, ऑडिटर की पावर एंड ड्यूटी की बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम वन डे बिफोर की बात करें, जो ये हम फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, उस फास्ट ट्रैक के कंटेंट को तुम एक दिन पहले भी रिवाइज कर सकते हो, इतना कंटेंट है, केवल कम। तो पावर्स एंड ड्यूटीज जो है वो पूरी डिटेल में अंदर जाकर गहराई से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इतना डीप में जाने से ना कोई फायदा है नहीं कि तुम पावर्स एंड ड्यूटीज एक दिन पहले पूरे रटो। हाँ, तुम्हें मन कर रहा है पढ़ने का तो तुम एक बार मेन डिटेल पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल पावर एंड ड्यूटीज में जो सबसे क्रिटिकल ड्यूटी है वो है फ्रॉड रिपोर्टिंग, वो तुम अच्छे से रट के जाओ। ऑडिट करते वक्त अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड नजर आता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेगा। ऑडिटर विल इन्फॉर्म द बीओडी अबाउट अ फ्रॉड दैट ही फाउंड इन द कंपनी विद इन 2 days. Now the board of directors duty is to reply on that fraud in 45 days. Board of director will reply to the auditor. अगर ऑडिटर को लगता है oh this is not fraud, that's okay. If the auditor is not happy with the reply, if the auditor is not satisfied with the reply, he will write to the central government in another 15 days. तो 2 दिन, 45 दिन, 15 दिन, ये पूरा टाइमलाइन है। अगर फ्रॉड का वैल्यू 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तब ऐसा होगा कि आप 2 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्लाई करोगे, मतलब बताओगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 45 दिन में रिप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 15 दिन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे ADT 4 नामक फॉर्मेट में। अब आप सोचो, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते तो दोस्तों छांट छांट के मैंने यहां पर रखे हैं, आपको काम आएगा, आप प्लीज इसको पढ़िएगा, ठीक है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं रखा सर। मान लो कोई आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग फ्रॉड रिपोर्टिंग, तो आपको बना के ही लिखना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 144, इफ यू रिमेंबर, अभी तो मैंने बताया था आपको 141 में that there is a list in 144 which states that you can't do audit if you're giving these services, so these are mutually exclusive. या तो ये सर्विसेज या फिर वो ऑडिट, दो में से कोई एक ही काम आप कर पाओगे। तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, इंप्लीमेंटेशन एंड डिजाइन ऑफ फाइनेंशियल MIS, एक्चुअरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट, कोई और सर्विस जो प्रेस्क्राइब्ड हो। अगर आप ये देते हो तो आप ऑडिट नहीं करोगे, आप ऑडिट करते हो तो आप ये नहीं करोगे, कोई भी एक छोड़ दो जैसे पैसे ज्यादा मिल रहे हो आपको। So now is 145. 145 is very simple. The auditor need to sign the audit report. You remember, if the audit firm is proprietorship, only the proprietor can sign, the single chartered accountant that is there. If it is a partnership firm, any of the practicing CA can sign. दोस्तों ये जरूरी नहीं है 10 पार्टनर है हमारी फर्म में, Mr. A was doing the audit, now Mr. A is in Canada for some work, Mr. B can sign the audit report, any of the partner can sign the audit report, but only the partner, not the employee. There are CA firms in which chartered accountants are working as employee, so even if they are chartered accountant, they can't sign the audit report, only the partners can sign the audit report. Auditors to attend general meeting, it is your duty, not the adhikar. It is the duty of the auditor to attend the general meeting, and it is your compulsory duty to be present there, right? To observe what is happening, to answer queries if raised. If you don't want to attend it, you have some work, आपके पास 2 ऑप्शन है, either you send someone else, आप किसी दूसरा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजोगे अपना बिहाफ पे, राइट, एक ऑप्शन है। यहां पर देखो आप, other practicing CA. Second, you may take leave of the chair, of the absence from chairman. The chairman may approve, okay, नहीं आओ, कोई बात नहीं। Now, section 147 is something I think which you must remember. Generally मैं मना करता हूं पेनल्टीज मत याद करिए, लेकिन 147 is important. 147 कहता है कि अगर 139 से अब तक के जितने सेक्शंस हैं आपने वो फॉलो नहीं करे तो कंपनी 25,000 से 5 लाख तक देगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 10,000 से 1 लाख तक देगा। ये तो हुआ कंपनी पर फाइन। ऑडिटर के केस में भी है, अगर ऑडिटर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई 139 वाली, 144 वाली, 145 वाली,
और अनजाने में नहीं निभाई तो 25,000 से 5 लाख तक, 5 लाख या 4 गुना ऑफ द ऑडिट फीस विच एवर इज लेस। लेकिन अगर जानबूझ के आपने करा तो मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख और 8 गुना ऑफ द ऑडिट फीस विच एवर इज लेस। 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। सारा पैसा फीस का रिफंड करना पड़ेगा, पार्टी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, राइट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है। हाँ, आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पार्टनरशिप फर्म पे कोई फाइन लगता है तो वो तो पूरी फर्म कलेक्टिवली पे करेगी, बट अगर जेल होती है तो फिर वो जो पार्टनर जिम्मेदार है सिर्फ वो जेल जाएगा, नॉट एवरीबडी। ठीक है, नाउ दिस इज 148। दिस आई थिंक इज quite fascinating for you people to remember cost audit। आपको हमेशा याद होना ही चाहिए और हो भी जाता होगा। ये तो आपको वैसे भी रटा होना चाहिए, whether you are in group 4 or you're not in group 4। group 3 में ही देखो ये प्रोविजन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेक्शन 148 is your section। ठीक है, ध्यान से देखना है। 4 फॉर्म्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। CRA 1 is the detail of cost records which a company needs to maintain। CRA 2 is the appointment information to the Sarkar। Company informs to ROC that we have appointed a cost auditor। CRA 3 is the format of the audit report by cost accountant। CRA 4 is the form for filing cost audit report to central government। जैसे क्या होता है, cost auditor पहले अपनी रिपोर्ट कंपनी को देता है, फिर कंपनी अपनी रिपोर्ट CRA 4 में फाइल करती है सरकार के पास। रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट ऑडिट, ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग है। कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जिन कंपनीज को कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं वो हैं जिनका नाम 39 इंडस्ट्रीज की लिस्ट में फॉल करता है, प्लस उनका टर्नओवर पिछले साल 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। कंपल्सरी ओनली इफ कंपनी फॉल्स इन प्रेस्क्राइब्ड कैटेगरी, प्लस योर टर्नओवर इज 35 करोड़ और मोर। यहां लिखा है एमएसएमई एग्जेम्प्टेड, आप एमएसएमई मत लिख लिए, केवल माइक्रो प्लस स्मॉल एग्जेम्प्ट है। एमएसएमई में 3 लोग आते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ओनली द माइक्रो एंड द स्मॉल कैटेगरीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स एंड नॉट द मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये कॉस्ट ऑडिट कब चाहिए होता है? देखो, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिस्क्राइब्ड सम इंडस्ट्रीज फॉर कॉस्ट ऑडिट। तो सरकार ने क्या है 6 + 33 2 प्रकार के लिस्ट इशू करी हैं। जो 6 इंडस्ट्रीज है उनको बोलते हैं रेगुलेटेड, जो 33 है उनको बोलते हैं नॉन रेगुलेटेड। इन द केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर, ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 50 करोड़ और कवर्ड प्रोडक्ट का टर्नओवर कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए। इफ यू आर इन 33 वाला कैटेगरी, इफ यू आर नॉन रेगुलेटेड, then your overall turnover should be 100 crore or more and your covered product turnover should be 35 crore or more। These are the exemption। याद रखेंगे, if you are operating from SEZ, no cost audit, but the accounts are there। These exemptions are not for cost accounts, these exemptions are for cost audit, mind it। Second, if your export income is 75% of the total income or even more, if you are generating electricity only for captive consumption, you don't need to have cost audit, but still cost accounts are mandatory। The cost auditor is appointed within 180 days from the commencement of financial year। He is appointed by board of directors। He leaves and he gives his report within 180 days from the closure of financial year। The rotation does not apply to him। He can be appointed every next year। There is no vanvas required for cost auditor। ये तो खुशी का बात है ना। The cost auditor is appointed by board of directors upon the recommendations of audit committee, and the removal can also be done by the board of directors। There is no shareholders approval needed for removing the cost auditor। ठीक है, so section 148 is done। So this is over। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि you have completed accounts and audit in this fast track session। अकाउंट्स और ऑडिट के जितना भी क्वेश्चंस यहाँ आफ्टर एवरी सेक्शन है, इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म इट बिफोर द नेक्स्ट वीकेंड। प्लीज अटेंड करिएगा। इसके बाद टुमारो वील बी गोइंग टू अपलोड डिविडेंड। ठीक है, वील बी गिविंग यू डिविडेंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।